नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। 2019 का आम चुनाव वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन असली लड़ाई तो दिल्ली पहुंचाने वाले यूपी में होनी है, जहां 80 सीटों के लिए चौकीदार मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भी पूर्वी यूपी की कमान देकर मैदान में उतार दिया है। प्रियंका के आने के बाद से प्रदेश में एक तरह से माहौल बनाया जाने लगा है कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा इज बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के इसी जोश का फायदा उठाने में खुद पार्टी भी जुट गई है। यहां तक कि प्रियंका गांधी भी दादी के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलने में पीछे नहीं है। 17 मार्च को ही प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी को दादी इंदिरा की याद आ रही है। स्वराज भवन में ठहरी प्रियंका गांधी ने दादी इंदिरा को याद करते हुए ट्वीट किया है। स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ। रात को सुलाते हुए दादी मुझे जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। आज भी उनके शब्द दिल में गूंजते हैं। कहती थी, नीडर बनो और सब अच्छा होगा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में जॉन ऑफ आर्क की कहानी का जिक्र किया है, जिसके जरिए वो दादी को याद करने के साथ ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी चुनाव में नीडर होकर उतारने के लिए जोश भर रही है। वैसे ये कहानियों का चुनावी कनेक्शन भी कुछ कम नहीं है। अक्सर चुनावों में कांग्रेस नेताओं को जहां इटली और फ्रांस की कहानियां याद आती हैं, तो वहीं देश के चौकीदार मोदी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने गरीबी और समाज की रूढ़िवादी समस्याओं पर तमाम कहानियां लिखी हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी ईदगाह, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने साल 2018 में पवित्र रमजान के महीने के दौरान किया था, जब वो जम्मू कश्मीर के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात कर रहे थे। मैं बचपन की एक कथा मुझे आज याद आती है। शायद आप सबने भी जो स्कूल गए होंगे, माताएं बहनें, उन्होंने पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान लेखक थे। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहानी ईदगाह उन्होंने 1933 में लिखी थी। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार एक छोटा सा बालक हामिद था। वो मेले में मिठाई न खाकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद करके ले आता है। और चिमटा इसलिए ताकि खाना बनाते हुए दादी के हाथ जल न जाए, उन्हें चोट न लगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे आज भी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि अगर एक हामिद कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता है। अब सुनिए राहुल गांधी की कहानी। साल 2017 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जलालाबाद में रैली करने पहुंचे थे। इस रैली में उन्होंने इटली की कहानी सुनाई, जहां से सोनिया गांधी आती हैं। मैं आपको एक मजेदार कहानी बताता हूं। मेरी मां इटली से आती है और इटली जहां से वो आती है वहां से आप पंजाब से बहुत लोग गए। जब सोनिया जी जब यहां चुनाव जीते 2004 में, तो सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। आपको याद होगा। तो उन्हीं के वहां शहर में पंजाब से गया हुआ एक व्यक्ति, एक सिख व्यक्ति,
हमने चौकीदार मोदी की प्रेमचंद वाली कहानी सुनी और राहुल गांधी की इटली वाली कहानी सुनी। अब सुनिए प्रियंका गांधी की फ्रांस वाली कहानी, जो उनके ट्वीट के मुताबिक उनकी दादी इंदिरा सुनाती थी। प्रियंका ने जिस जॉन ऑफ आर्क की कहानी का जिक्र किया है, दरअसल वो कहानी है 1412 के दौर में फ्रांस की वीरांगना की। कहते हैं 12 साल की उम्र से ही उन्हें फ्रांस से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए ईश्वर से संदेश मिलते थे। उन्होंने फ्रांस के योद्धाओं में इसी संदेश के जरिए जीत का जोश भरा और कई लड़ाइयां जीती, जिसके बाद चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने कॉम्पेनियन में 19 साल की जॉन ऑफ आर्क को पकड़ लिया और चुड़ैल बताकर जिंदा जला दिया। चुनावी मौसम में फ्रांस की कहानी सुना रही प्रियंका गांधी शायद इसके जरिए कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हैं कि वो भी जॉन ऑफ आर्क की तरह उनमें जोश भरेंगी और कांग्रेस ये चुनावी लड़ाई जीत जाएगी, जिसके बाद फ्रांस के राज चार्ल्स सप्तम की तरह राहुल गांधी का भी दिल्ली में अभिषेक होगा। लेकिन ये तो फिलहाल एक कहानी और कल्पना है। हकीकत तो यूपी की ये है कि कांग्रेस साल 2014 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी के धुआंधार प्रचार के बावजूद महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। और मौजूदा सियासी हालात की बात करें तो सपा और बसपा ने उसकी हालत देखते हुए 80 में से सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी, जबकि कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए दोनों दलों के लिए 7 सीटें छोड़ी। लेकिन मायावती ने साफ कह दिया कि ये सीटें छोड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। मायावती के तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का एहसान भी नहीं लेना चाहती हैं। एक बार फिर कांग्रेस की इटली और फ्रांस की कहानियों पर लौटते हैं। तो आपको बता दें कि इस चुनाव में फ्रांस की कहानी का जिक्र कर कांग्रेस ने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। और ये तो सभी जानते हैं कि पीएम मोदी मौका छोड़ने वालों में से है नहीं। चौकीदार मोदी फ्रांस और इटली की कहानियों के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे वो इससे पहले भी राहुल गांधी पर हमला बोल चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि मुझे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों के तंज कभी नहीं चुकते। स्वच्छ भारत अभियान पर अगर मैंने इतना बल दिया है तो उसके पीछे देश की बहन बेटियों की गरिमा है, उनका सम्मान है। साल 2014 में जब आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व सौंपा, उस समय लाल किले से मैंने देश की बहन बेटियों को इस अपमान और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उस समय आपने भी देखा होगा कि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा मजाक उड़ाया था। न जाने मुझे क्या क्या कहा गया, कितनी आलोचना की गई। ये कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। मेरी सोच और समझ को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। साथियों, ये टिप्पणी करने वाले या तो वो लोग थे जिनको बहनों की पीड़ा की परवाह ही नहीं थी। मुझे इस पीड़ा की जानकारी भी थी और करोड़ों बहन बेटियों की परवाह भी है, और इसलिए मुझे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोगों के तंज कभी नहीं चूकते। मेरा अपमान वो करते रहे, लेकिन करोड़ों बहन बेटियों को सम्मान की जिंदगी, इज्जतगार ये कैसे मिले, जल्द से जल्द कैसे मिले, इस बात को मैंने मन में ठान के रखा है और जी जान से उसके लिए जुटा हुआ। गैस का कनेक्शन आपको मालूम होगा, कांग्रेस के जमाने में 2013 में जब चुनाव की चर्चा चल रही थी, तब कांग्रेस ने वादा किया था 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे, किया था ना। और उन्होंने घोषणा की थी कि अगर उनका प्रधानमंत्री बनेगा तो 12 सिलेंडर देंगे। भाइयों बहनों, पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन देते थे गैस की, और वो साल भर में 25 परिवारों को ऑब्लाइज करता था, और उसके लिए लोग बेचारे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि मुझे जरा गैस का एक कूपन दे दो, मुझे गैस का चूल्हा लेना है, गैस का कनेक्शन लेना है। ये इनका राज करने का तरीका था।
भाइयों बहनों, देश में 55% घरों में ही गैस का कनेक्शन पहुंचा था। 65 साल में 55%। कितना? आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, तभी तो उनका हिसाब मांगोगे ना। 65 साल में मोदी ने 4 साल में 90% घरों में गैस का चूल्हा दे दिया। आप मुझे बताइए, इनको परेशानी है कि ये माताएं बहनें मोदी मोदी क्यों करती है? अरे नामदार, आप तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हो। जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते हैं तो घर में जो धुआं होता है, एक मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है, 400 सिगारेट का। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो बचपन में ही बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और ये मोदी है, सोने का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ था। उसने गरीब मां को लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं के बीच खाना पकाते देखा था। उसे उस मां का दर्द मालूम था और इसलिए उसने आकर के देश के 90% घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया, क्योंकि मेरी मां उस धुएं की मुसीबतों से मुक्त हो जाए और बच्चों को अच्छा खाना खिलाए। हाँ, अनंतनाग, अर्जुमाना जी, आप तो रमजान का महीना चल रहा है तो बहुत सुबह 3 बजे उठ करके खाना पकाना पड़ता होगा। और लकड़ी का चूल्हा गया और गैस का चूल्हा आया तो पहले में बहुत बड़ा फर्क आया होगा। बहुत ज्यादा सर। हाँ, बताइए। जी, पहले के मुकाबले में आज बहुत ही ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइम बचता है, पहले तो बच्चे हम जब चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, वो खतरा रहता था। बर्तन साफ करने में भी बहुत ज्यादा टाइम जाता था। कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसमें सारा दिन चला जाता था, जिससे हम एक दिन का मतलब एक टाइम का खाना भी पका नहीं पाते थे। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है, इससे हमें बहुत सहूलियतें हो गई। रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा। अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं और सहरी में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं सर। देखिए, मेरा जन्म जहां हुआ और मेरा जो घर है, मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे मुस्लिम परिवार है जी। और मेरे सारे दोस्त भी मुस्लिम बच्चे ही थे सब, जब मैं छोटा था। और मैं देखता था कि रमजान महीने में उनके घर में बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, गरीब परिवार के ही थे, कोई बड़े मेरे दोस्त वो नहीं थे। तो उनको घर में सुबह 3 बजे उनकी माता को उठना पड़ता था, बहनों को उठना पड़ता था, और 3 बजे से वो खाने की तैयारी करते थे ताकि रोजा शुरू होने से पहले सारा काम हो जाए। मैं मानता हूँ अब गैस सिलेंडर आने के कारण ये जो माताओं बहनों को ऐसे अवसर पर जो तकलीफ होती थी, बहुत कठिनाइयों से मुक्ति मिली। आपके यहाँ तो मौसम का भी मार रहता है, लकड़ी गीली ही रहती है आपके यहाँ, तो वो तो और दिक्कत करती होगी। तो एक तो पूरा दिन रोजा रखते थे और ऊपर से फिर लकड़ियां भी शाम को ही ढूंढनी पड़ती थी, लकड़ियां ला के रखनी पड़ती थी। फिर सुबह भी 1 बजे से ही, क्योंकि सहरी का टाइम तो कभी 3 बजे भी होता है, फिर हमें 1 बजे से ही 2 बजे से ही खाना पकाना पड़ता था। तो अभी सुविधा हो गई, आधे पौने घंटे पहले करते हैं तो हो जाता है। सर, बिल्कुल सर, वो तो बच्चे सोते भी थे तो उनको भी धुआं लगता था, खांसी से वो भी उठ जाते थे नींद से पहले ही। परेशानी भी हो जाती थी, फिर बच्चों को संभालना, यहाँ से खाना पकाना सर। अच्छा, बच्चियों को पढ़ने में सुविधा हो गई है अभी? जी सर, वो अभी छोटी है मगर हो गई सहूलियत, मतलब खांसी वासी से बच गए, धुएं से बच गए, उससे काफी खुशहाली घर में आई। हम काफी वक्त दे पाते हैं,
तो इसकी वजह से मैंने सिलाई का काम भी सीखा है, जिससे आमदनी भी आती है और मैं सिलेंडर भी उससे आसानी से खरीद पाती हूँ। देखिए, कश्मीर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, भगवान ने उनको बहुत बड़ी एक कौशल दिया है। उनकी उंगलियों में ऐसी ताकत है, ऐसी अद्भुत चीज़ें बनाती हैं। अब मैं मानता हूँ ये गैस सिलेंडर के कारण वो माताओं बहनों को वो लकड़ी के चूल्हे में जो अपने हाथ जलाने पड़ते थे, अब उन उंगलियों का उपयोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करने की ताकत है। कश्मीर की हर माँ बहन को, बेटी को ये हस्तकला का अद्भुत काम आता है, तो उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है। सर बहुत ज्यादा, आपको तो पता ही है, रमजान के महीने में हमें काफी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सहूलियतें मिली। एकदम सरल हो गया सबके लिए। हाँ, जी जी सर। शुक्रिया सर, आपकी सरकार से हम बहुत खुश हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा। आप सब में आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आपकी सरकार है। हाँ, नहीं, आपके आशीर्वाद बने रहे, हम सब मिल करके गरीब का भला करें, गरीब का भला करें। माह रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम आपकी दुआ बहुत करेंगे। मुझे आपने आशीर्वाद दिया, आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम सबका काम है गरीब को 2 टाइम अच्छा खाना मिले, गरीब के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, गरीब के जो नौजवान हैं उनको कामकाज का अवसर मिले, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दवाई में कोई तकलीफ न हो। आपको मालूम होगा, और मैं चाहूँगा आप भी और बहनों को बताइए, सरकार एक जन औषधि केंद्र चलाती है। देश भर में करीब 3,500 जन औषधि केंद्र हैं। कुछ लोग हैं जो परमानेंट बीमार होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको तो रोज दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जिसका 100 रुपये दवाई का बिल होता था, जन औषधि केंद्र में ऐसी ही उत्तम दवाई मिलती है और 20-25 रुपये में मिल जाती है। इतना बड़ा फायदा होता है। तो आपके अगल बगल में कोई भी बीमार रहते हैं तो उनको जरूर बताइए कि सरकार ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, दवाई वहीं से ले, ताकि उनका 60-70 रुपया बच जाएगा 100 रुपये में। और जो हर रोज जिनको दवाई लेनी पड़ती है, ऐसे को तो बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। तो ये काम आप जरूर कीजिए। और मैं मानता हूं कि आप इतने जागरूक हैं, इतना आपको सारी चीज़ों का पता है, और आप गरीब का भला चाहते हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने आशीर्वाद दिए। सर उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसी ही कुछ सहूलियतें हम गरीबों के लिए लाएंगे। जरूर, आप बताते रहिए, हम करते रहेंगे। सर धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सर।